सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एके केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने एके केमिस्ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का धन्यवाद, और जो चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने पढ़ा था क्रिया कारक या अभिकारक की प्रकृति जो है। नंबर 2 दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नंबर 3 सांद्रता का प्रभाव। नंबर 4 हमने विकिरणों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन जो है उसका अध्ययन किया। और लास्ट में हमारा जो इफ़ेक्ट रह रहा था वो था अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला ताप का प्रभाव। तो देखिए, इस टॉपिक को हम आज की क्लास में कवर करते हैं। तो इस चैनल पे जो पहले बार विज़िट कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। तो आपकी जो भी क्लास है उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस जो हैं उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ये वीडियो जो हैं सिद्ध होंगे, या आपको किसी टॉपिक में कमजोरी महसूस होती है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर दिया है और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्राप्त हो सके, जिससे आप क्लास जो है वो समय पर देख सकें। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया का जो वेग है ये ताप को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर था अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक और अभिक्रिया जो वेग है इसको प्रभावित करने वाला जो कारक है हम पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम यहाँ पे फर्स्ट जो हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं ताप का प्रभाव। ठीक है, नंबर लास्ट जो बच रहा था आपका उसको हम डिस्कस कर रहे हैं तापमान का प्रभाव। तापमान का जो प्रभाव है इसको इंग्लिश में कहा जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप के प्रभाव को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो कोई भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है नॉर्मल उसका यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहली बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ताप का मान बढ़ाने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा, हिंदी में इसको हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो सामान्यतया केमिकल जो रिएक्शन होती हैं, रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, उनका ताप यदि हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ जाता है। अब देखिए, ताप का जो प्रभाव है इसको हम कोलिजन थ्योरी जो है उससे एक्सप्लेन करते हैं।
टेम्परेचर जो इफ़ेक्ट है इसको हम कोलिजन थ्योरी की सहायता से एक्सप्लेन करते हैं। और कोलिजन थ्योरी क्या होती है, इसको हिंदी में हम कहते हैं टक्करवाद सिद्धांत। कोलिजन थ्योरी को हिंदी में कहा जाता है टक्करवाद सिद्धांत। और टक्करवाद सिद्धांत जो है ये दो अणुओं के मध्य में, दो परमाणु आप ये कह सकते हैं, दो परमाणु या अणु जो होते हैं, दो परमाणुओं के मध्य में किसको समझाता है, टक्कर को समझाता है। तो दो परमाणु या परमाणुओं की संख्या जो है वो दो से क्या हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। तो कोलिजन थ्योरी जो है, टक्करवाद सिद्धांत जो है, इसके आधार पे हम तापमान का जो प्रभाव है इसको एक्सप्लेन करते हैं। और कोलिजन थ्योरी जो है ये दो परमाणु जो हैं इनके मध्य में टक्कर जो है वो किस प्रकार से होती है उसको यहाँ पे समझाया जाता है। अब देखिए कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि दो परमाणु जो होते हैं उनमें जब टक्कर होती है तो टक्कर के कारण क्या होगा, जैसे ही कोई भी केमिकल रिएक्शन हमने ली और कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर यहाँ पे हमने इंक्रीज किया, कोई भी केमिकल रिएक्शन हमने ली, ये कोई भी रिएक्शन हमने यहाँ पे ली, इस रिएक्शन का हमने क्या किया, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल जो हैं उनमें कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन मतलब टक्कर जो है उनकी टक्कर की संख्या जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। कोलिजन जो है वो यहाँ से इंक्रीज होगा, कोलिजन यहाँ से इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका मान भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। औसत गतिज ऊर्जा का जो मान है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का मान यहाँ पे बढ़ जाएगा तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान होगा, हिंदी में इसको हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। और अभिक्रिया का जो वेग है इसका मान भी यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपको ये समझाना है कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन का यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ पे इंक्रीज होगा कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान इंक्रीज होगा। और काइनेटिक एनर्जी का मान इंक्रीज होगा मतलब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया। और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अभिक्रिया जो वेग है उसका मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए क्या होता है, इसमें अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है बढ़ जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन का मान कितना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पे टक्करों की जो संख्या है वो 200 से 300 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। टक्करवाद सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग होगा, वेग का जो मान है वो तो कितना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और टक्करों की जो संख्या का मान है वो कितना बढ़ जाता है, 200 से 300 गुना यहाँ पे टक्करों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए क्या होता है टेम्परेचर इफेक्ट में। टेम्परेचर इफेक्ट में ये बताया गया कि मान लेते हैं प्रारंभ में टेम्परेचर का जो मान है वो T हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का जो मान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं इसका वेग स्थिरांक जो है, प्रारंभ में कोई भी रिएक्शन है और उसका वेग स्थिरांक जो है वो प्रारंभ में हमने क्या मान लिया, KT है, ठीक है। प्रारंभ में हमने माना और मान लेते हैं T = 0 समय। T = 0 समय पर हमने माना कि वेग स्थिरांक का जो मान है वो क्या है, KT है।
इसके बाद में हम यहाँ पे टेम्परेचर का जो मान है उसमें कितनी वृद्धि कर देते हैं, 10% के यहाँ पे टेम्परेचर के मान में वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने अभी आपको बताया वेग का जो मान है, वेग का जो मान है वो कितना बढ़ जाता है, 2 और 3 मोर, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला दिया गया के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई के टी, और इसका जो मान है वो लगभग बराबर होता है 2 और 3 मोर। ठीक है, तो के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई के टी का जो मान है ये बराबर होता है 2 और 3 मोर। ठीक है, हमने यहाँ पे माना t=0 पर वेग स्थिरांक का जो मान है वो के टी है। टेम्परेचर जो है इसके मान में हमने 10% की वृद्धि की, तो यहाँ से वेग स्थिरांक का मान क्या हो गया, के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आया के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई के टी का जो मान है वो किसके बराबर हमें यहाँ प्राप्त हुआ, 2 और 3 मोर, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का मान। इसको ही क्या कहा जाता है, इसको जो है वो हम कहते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसी को ताप गुणांक कहा जाता है। तो ताप गुणांक जो है इसकी परिभाषा में आप यहाँ से कह सकते हैं, ताप गुणांक किसे कहोगे, ये ध्यान रखना आपको। माना प्रारंभ में किसी केमिकल रिएक्शन का t=0 पर वेग स्थिरांक का मान के टी है। यदि इसमें हम टेम्परेचर का जो मान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देते हैं तो रेट कांस्टेंट का जो मान है वो के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यहाँ से इसका जो वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, और टक्करों की संख्या मैंने आपको बताई 200 से 300 गुना इंक्रीज हो जाती है। तो वेग तो 2 से 3 गुना यहाँ पे इंक्रीज होगा, और टक्करों की जो संख्या है वो 200 से 300 गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ से के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई के टी का जो मान है वो यहाँ पे हमें बराबर प्राप्त हुआ 2 और 3 मोर। इसी को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया ताप गुणांक कहते हैं। इसी को ताप गुणांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से इस प्रकार आप समझा सकते हैं। अब देखिए ताप का जो प्रभाव है इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। एक ग्राफ यहाँ पे हम बनाते हैं टेम्परेचर इफेक्ट को समझाने के लिए। और देखिए टेम्परेचर जो इफेक्ट है इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये एक्स अक्ष हमने लिया, ये वाई एक्सेस हमने लिया। ठीक है, 2 एक्सेस हमने यहाँ पे लिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ताप का प्रभाव। और ताप के प्रभाव को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। ये एक्स एक्स हो गया और ये आपका वाई एक्सेस हो गया। देखिए एक्स एक्सेस जो है इस पे हम क्या ले रहे हैं, टकराने वाले अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। टकराने वाले अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलोइडिकल मॉलिक्यूल। टकराने वाले अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा हम ले रहे हैं। वाई एक्सेस जो है, वाई एक्सेस पे हम प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की कुल संख्या यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्सेस जो है, वाई एक्सेस पे हमने प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की कुल संख्या ली, और एक्स एक्सेस पे हमने टकराने वाले अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा ली। यहाँ पे हम 2 अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, एक T1 टेम्परेचर लेते हैं और एक T2।
T1 जो है ये मान लेते हैं लो टेम्परेचर है, और T2 जो है ये हमने माना हायर प्रेशर टेम्परेचर है। T2 लो टेम्परेचर मतलब ये निम्न ताप हो गया, और हायर का मतलब ये आपका उच्च ताप हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस प्रकार का जो कर्व है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे इसके दो पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट हो गया इसका, जिसको हम छायांकित भाग कहते हैं। ये इसका छायांकित भाग यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, शैडे पोर्शन इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। और ये वाला जो भाग है इसका लाइनदार भाग होता है। यहाँ पे हमने माना ये T1 है, और ये टेम्परेचर यहाँ पे T2 है। T2 जो है वो हमने क्या माना, हाई टेम्परेचर है, और T1 यहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर है। ये वाला जो भाग है ये आपका क्या हो गया, लाइनदार भाग हो गया। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, पार्ट है, ये आपका क्या हो गया, छायांकित भाग हो गया। ठीक है, ये लाइनदार भाग हो गया, लाइन पार्ट इसको हम कह सकते हैं। छायांकित भाग हो गया, इसको हम शैडो पोर्शन कहते हैं, छायांकित भाग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगी, तो यहाँ देखिए T2 हायर टेम्परेचर है, तो T2 जो है इसका कौन सा भाग है, T2 जो है इसका लाइनदार भाग है, और T1 यहाँ पे जो है इसका छायांकित भाग है। तो बताओ किसका मान ज़्यादा है, यहाँ पे लाइनदार भाग जो है यहाँ पे वो क्या है, ज़्यादा है। लाइनदार भाग जो है ये क्या है, ज़्यादा है। तो ये भाग जो है ये क्या है, यहाँ ज़्यादा है लाइनदार भाग। ठीक है, और छायांकित जो भाग है ये क्या है, कम है। अब देखिए लाइनदार भाग यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का जो मान है वो क्या है, हायर टेम्परेचर है। और यहाँ पे छायांकित जो भाग है ये कम है, इस पर टेम्परेचर का मान क्या है, लो टेम्परेचर है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखना, टेम्परेचर का मान यहाँ पे ज़्यादा है। टेम्परेचर का मान ज़्यादा है तो यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होगा, और कोलिजन यहाँ पे ज़्यादा होगा अर्थात टकराने वाले अणुओं की संख्या का मान ज़्यादा होगा। टकराने वाले अणुओं की संख्या का मान ज़्यादा होगा तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है उसका मान ज़्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी का मान ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के वेग का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे T1 जो है लो टेम्परेचर है, इसलिए छायांकित जो भाग है कम भाग है। अर्थात यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टकराने वाले जो अणु होंगे, टकराने वाले अणु जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। टकराने वाले अणु क्या होंगे, कम होंगे, और यहाँ पे टकराने वाले अणु क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब टकराने वाले अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान होगा, अभिक्रिया वेग का जो मान होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे ये वाला जो भाग होगा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का जो मान है वो कम है, और कम होने के कारण यहाँ पे कोलिजन कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी का जो मान है वो भी क्या होगा, कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी का मान कम होगा तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन का जो मान है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को इस ग्राफ की सहायता से आप इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको नोट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है इसको हम आरेनीय समीकरण जो है उसकी सहायता से भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। और आरेनीय समीकरण जो है क्या होती है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आरेनीय समीकरण जो है वो क्या होती है, इसको किस प्रकार से हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो देखिए ताप का जो प्रभाव है इसको हम आरेनीय समीकरण से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आरेनीय समीकरण,
आर्यनीय समीकरण जो है इसकी सहायता से हम ताप का प्रभाव को हम समझाएंगे। देखिए आपको पता है आर्यनीय इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल टू ए ई माइनस ए ए बाई आर टी। इसको हम आर्यनीय इक्वेशन कहते हैं। के का जो मान है वो बराबर होता है ए ई माइनस ए ए बाई आर टी। इसको आर्यनीय इक्वेशन यहाँ पे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से के क्या है, ए यहाँ पे क्या है, ठीक है, ई ए यहाँ पे क्या कहलाता है, इसके बाद में आर यहाँ पे क्या होता है, आर को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो के यहाँ पे हो गया, ए ई यहाँ पे आर, और ये आपका टी हो गया, और ये ई हो गया। तो यहाँ के जो है इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, टी को हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं वेग स्थिरांक। के को इंग्लिश में हम रेट कांस्टेंट कहते हैं और हिंदी में हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। ए को हम आवर्ती कारक कहते हैं। ए यहाँ पे आवर्ती कारक कहलाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आर यहाँ पे गैस नियतांक कहलाता है, या इसको आप रेडबर्ग नियतांक भी यहाँ से कह सकते हैं। टी यहाँ पे टेम्परेचर कहलाता है, ताप, परम ताप यहाँ पे कहलाता है। ए यहाँ पे चर घातांकी, ए यहाँ पे चर घातांकी पद कहलाता है। तो ताप का जो प्रभाव है इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे आर्यनीय इक्वेशन लिया। और आर्यनीय इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल टू ए ई माइनस ए बाई आर टी होता है, ठीक है। जहाँ पे के रेट कांस्टेंट कहलाता है, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर आवर्ती कारक कहलाता है, ए सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, आर यहाँ पे गैस नियतांक या रेडबर्ग नियतांक कहलाता है, टी यहाँ पे टेम्परेचर कहलाता है, और ई यहाँ पे चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहलाता है। अब इसके बाद में देखिए समीकरण नंबर 1 जो है इसका हम क्या लेते हैं, ln लेते हैं। और समीकरण नंबर 1 का जब हम ln लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट था, ठीक है। समीकरण 1 का ln लेने पर, समीकरण 1 का ln यहाँ से आप लीजिए तो ये क्या हो गया, ln के इक्वल टू यहाँ से माइनस ए बाई आर टी और प्लस क्या हो गया ln ए। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया, ठीक है। ln के का जो मान है वो बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस ए बाई आर टी प्लस ln ए। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 का ln लिया तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ln हम लेंगे तो a की पावर जो है वो हट जाता है ln लेने पर, और a के साथ ln a आ जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसका log 10 लेने पर, ठीक है, log 10 लेने पर कौन सी समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 का log 10 यहाँ से लीजिए आप। तो समीकरण 2 का log 10 यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको 2.303 और ये log के हो गया। इसका जो मान है ये बराबर होगा माइनस ए बाई, और ये आपका हो गया आर टी और प्लस 2.303, और ये ln किस में बदल गया, log में, और ये आपका ए। तो इक्वेशन नंबर जो है यहाँ पे 2, इसका हमने log लिया तो log के हो गया 2.303 log के इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी प्लस 2.303 log ए।
अब इसके बाद में देखिए 2.303 वाले जो पद हैं इनको हम एक तरफ यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया 2.303 log के और माइनस का 2.303 और ये क्या हो गया आपका log a और इक्वल यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ माइनस का a/RT। 2.303 कॉमन यहाँ से ले लीजिए 2.303 log के माइनस का log a इक्वल टू माइनस a/RT। तो 2.303 जो है वो हमने यहाँ से कॉमन लिया। तो 2.303 अंदर यहाँ पे log के माइनस log a रिमेन रहा और इक्वल टू माइनस a/RT। इसके बाद देखिए 2.303 जो है इसको हम नीचे ले सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका log के माइनस का log a इक्वल हो जाएगा माइनस a/2.303 और ये क्या हो गया RT हो गया। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। log a जो है इसको हम इधर ले सकते हैं, log a को हम इधर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं log k का जो मान होगा ये बराबर होगा माइनस a/2.303 और ये RT हो गया और प्लस का log a हो गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। log k का जो मान है बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस a/2.303 RT प्लस log a। अब देखिए ये जो है ये किसके इक्वल होगी, आपका ग्राफ मैंने आपको पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छे से। ये y हो गया, ये आपका यहाँ से माइनस का m हो गया, ये 1/t जो है ये आपका x हो गया और log a क्या हो गया आपका c हो गया। तो ये आपका क्या हो गया c हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन जो है ये कौन सी फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाती है, y इक्वल टू माइनस का mx और प्लस c। y इक्वल टू माइनस का mx प्लस c की फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है। और आपको मैंने बता रखा है y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बनता है। सारे जो ग्राफ हैं वो मैंने आपको सिखा रखे हैं। y इक्वल टू mx का ग्राफ जो है वो किस प्रकार से आता है, y इक्वल टू mx प्लस c जो है उसका ग्राफ किस प्रकार से आता है, ठीक है। y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से हम बनाते हैं। और भी अगर किसी को नहीं आता है तो अलग से हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो है आरेख का जो निरूपण है वो किस प्रकार से किया जाता है उसकी हम क्लास अलग से लेंगे। तो y इक्वल टू यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ माइनस का mx और प्लस का c, ठीक है। y इक्वल टू माइनस mx प्लस c प्राप्त हुआ और इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था log k इक्वल टू माइनस a/2.303 RT और प्लस का log a। ये इक्वेशन अभी हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो है y के इक्वल हो गया था, ये यहाँ पे माइनस m के इक्वल हो गया, 1/t x हो गया और ये c हो गया। तो यहाँ से जब हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस प्रकार का कर्व हमें प्राप्त होता है। ये x अक्ष हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। x अक्ष देखो 1/t, तो ये 1 और ये बाई टी, x अक्ष पे 1/t यहाँ पे हो गया, ठीक है। y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पे यहाँ पे log k हो गया। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का जो ग्राफ है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ऊपर से किधर आता है, नीचे की तरफ। ये किस प्रकार से आता है इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार का कर्व हमें प्राप्त होता है। देखिए ये जो है आपका x, y और z हो गया स्लोप, और स्लोप को हम m से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप का जो मान है वो कितना है, m का मान माइनस a/2.303
आर हो गया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसका अंतःखंड भाग कहलाता है, और अंतःखंड का जो मान है वो यहाँ पे क्या है, log a है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका अंतःखंड भाग कहलाता है, मतलब कि सी वाला जो पार्ट है कहलाता है, और सी का जो मान है यहाँ पे log a आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसका भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ये था आपका टेम्परेचर इफेक्ट। अभिक्रिया का जो वेग है उसको ताप का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है उसको हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसको आप इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो अभिक्रिया वेग पर किस प्रकार से यहाँ पे प्रभावित करता है। अब आप इसको और नोट कर लेना, नोट्स अगर आपको बनाना है तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है। यहाँ से आप हेडिंग डालोगे अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये सारी जो बातें हैं इसमें बताई गई हैं, मैंने आपको समझा दी हैं, केवल आपको इसको नोट करना है, ठीक है। नोट कर लोगे। यहाँ पे ताप गुणांक को बताया गया है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने पर वेग का जो मान है वो कितना बढ़ जाता है, ये उतार लेना। वेग का जो मान है वो 200 से 300 गुना बढ़ जाता है, और टक्करों की संख्या 200 से वेग का जो मान है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, और टक्करों की संख्या 200 से 3 गुना बढ़ जाती है। इसके बाद में एक ग्राफ जो है इसको आपको समझाना है। इसके बाद में आर्यनीय समीकरण जो है इसकी सहायता से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जो भी वीडियोज़ यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा आप तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ठीक है। सभी को बहुत बहुत थैंक्स, एंड मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ही धन्यवाद।